हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे? कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, यदि अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अब बच्चे कलम को रोको मत। कलम लगातार आपका चलते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज आप पढ़ने जा रहे हैं अकाउंट्स का सबसे लास्ट चैप्टर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ साथ आपके कलम का भी फ्लो बढ़ जाना चाहिए, है ना? जो लिखने का फ्लो है आपका वो पहले से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये चैप्टर अकाउंट्स का सबसे लास्ट चैप्टर है, क्लास 12 के अकाउंट्स का। और जो लास्ट होता है उसके बारे में एक स्टेटमेंट है, क्या? कि अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। कि आप एग्जाम देते हो और कहते हो कि यदि मेरा लास्ट एग्जाम अच्छा जाए हे भगवान, अंत भला तो सब भला। कोई भी काम में कहते हो ना, तो वही है अकाउंट्स में भी। ये लास्ट चैप्टर है 12th के अकाउंट्स का, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इसमें अंत भला तो सब भला ध्यान रखना है आपको हमेशा, कि इस चैप्टर में इतना मेहनत करना है कि ये चैप्टर दोबारा रिवीजन ना करना पड़े, और ना ही कोई करवाएगा रिवीजन। क्योंकि अभी मैं पढ़ा रहा हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब क्या पॉसिबल है कि अब आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 महीने का टाइम बचा है, मैं पार्टनरशिप रिवीजन करवाऊं, कंपनी रिवीजन करवाऊं, कि कैश फ्लो रिवीजन करवाऊंगा? कैश फ्लो के बारे में एक बात जान लीजिए कि कैश फ्लो में आपको कलम का फ्लो हमेशा बनाए रखना होगा। सोचोगे कि बाद में रिवीजन सर करवाएंगे, तो कभी नहीं करवाएंगे। चाहे कोई भी स्कूल हो, कोचिंग हो, कैश फ्लो का रिवीजन नहीं होता है, क्योंकि ये आखिरी चैप्टर है। अब जो समय बचेगा उसमें रिवीजन होगा शुरुआत के चैप्टर का, पार्टनरशिप का और कंपनी का। कैश फ्लो का रिवीजन नहीं होता है। इसलिए कैश फ्लो को में ऐसा मेहनत करिए आप कि कैश फ्लो से जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आएंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा। ये लास्ट चैप्टर है, तो आपके 12th बोर्ड एग्जाम के पेपर में सबसे आखिरी क्वेश्चन जो होगा वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और किस चैप्टर का क्वेश्चन होगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक है, द लास्ट चैप्टर ऑफ 12th अकाउंट्स। आज हम पहुंच गए। आपसे मैंने जैसा कमिटमेंट किया था कि नवंबर एंड होते होते तक हम आपको 12th का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। और देखिए, मैंने आपको सिलेबस ऑन टाइम कवर कर दिया है ना। अभी नवंबर कंप्लीट भी नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। इट मींस चंदन सर कमिटमेंट के पक्के होते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है, अब आप बताना कमेंट में कि मैं इफेक्टिव हूं कि इफिशिएंट हूं। ये बात कमेंट में आप जरूर बताइएगा। क्लास 12th के बीएसटी के चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी। मैंने सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट किया। बताइएगा कमेंट में, मैं इफेक्टिव हूं कि इफिशिएंट हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए रहा कमेंट करने के लिए। ठीक है बच्चे, तो एक बात आपको कैश फ्लो के बारे में बता दूं कि बच्चे, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा चैप्टर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो क्लास 12th के अकाउंट्स का सबसे लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आएंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेगा पार्ट बी में, और 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का कैश फ्लो से रहेगा। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि होता क्या है ना, कि ये चैप्टर जब हम पढ़ाते हैं तो जस्ट ही इस चैप्टर के बाद हर स्कूल में प्री बोर्ड रहता है। और जब प्री बोर्ड होता है तो बच्चे इस चैप्टर पे ध्यान ना देके ध्यान दे देते हैं। जब हम अंतिम चैप्टर पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे क्लास के ऐसे होते हैं जो कहते हैं, सर हम पार्ट ए का फंडामेंटल से बना रहे हैं, अभी ये बाद में बनाएंगे। बच्चे, मैं लास्ट पढ़ा रहा हूं और आप शुरू वाला पढ़ रहे हो, तो समझ में कैसे आएगा? और इस चैप्टर के बारे में एक बात बता दूं, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कैश फ्लो का क्वेश्चन नहीं करते हैं। क्या मैंने कहा कि क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में 50% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 12th में बोर्ड एग्जाम में कैश फ्लो का क्वेश्चन नहीं करते, एग्जाम में छोड़ के आते हैं। रीजन क्या है? कि जब उनके टीचर पढ़ा रहे थे लास्ट चैप्टर, उनका ध्यान था फंडामेंटल्स वाले पे, शुरुआती चैप्टर पे।
उससे कैश फ्लो पे ध्यान ही नहीं दिया, तो इसलिए एग्जाम में भी क्वेश्चन बनाए ही नहीं। एक वजह ये होता है। और दूसरा वजह होता है कि जो थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, पूरा नहीं देते हैं, वो एग्जाम में भी पूरा क्वेश्चन बना नहीं पाते हैं। जैसे आप हुआ ना, हम पढ़ा रहे हैं और आप थोड़ा बहुत ध्यान दे रहे हो, अच्छा थोड़ा बहुत देख लेते हैं कैश फ्लो, और आप प्रैक्टिस कर रहे हो शेयर के क्वेश्चन का, आप प्रैक्टिस कर रहे हो फंडामेंटल के क्वेश्चन का, तो कैश फ्लो कभी भी समझ में नहीं आएगा आपको। मैं कहता हूं 1 वीक और 10 डेज आप कैश फ्लो में जी जान लगा दो, क्योंकि इसका कभी आपको रिवीजन नहीं करना है, और ना ही कोई करवाएगा, और ना ही टाइम मिलेगा। इसलिए कैश फ्लो में बच्चे 10 दिन अपने कैश फ्लो में फ्लो को मत बिगाड़ना पढ़ने के। जो पढ़ाई का फ्लो है उसको रोकना मत। जितना कुछ हम करवाएं, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहें, मेरे अकॉर्डिंग चलो, गारंटी है कि कैश फ्लो के से जो 8 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे वो आपका 1 नंबर क्या आधा नंबर भी नहीं कटेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। बस मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तब। अगर आप सोचोगे कि नहीं सर तो पढ़ा रहे हैं कैश फ्लो, था फंडामेंटल्स देख लेते हैं, थोड़ा मेरा सेल छूट गया था, थोड़ा मेरा डिसोल्यूशन छूट गया था, तो कैश फ्लो नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैंने कहा था कि अंत भला तो सब भला। तो भाई अंतिम चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान दे दो, थोड़ा सा नहीं पूरा ध्यान दो, क्योंकि दोबारा रिवीजन नहीं करना पड़े और ना ही कोई करवाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम सेशन की शुरुआत करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक दमदार लाइक के साथ। चलिए पेन और पेपर निकाल लीजिए, जो कुछ भी समझाएंगे समझिएगा। आज हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिक कॉन्सेप्ट सब है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, और यही थ्योरी के बेसिस पे आपको प्रैक्टिकल का क्वेश्चन बनेगा। अगर आप सोचोगे कि थ्योरी ही तो है तो प्रैक्टिकल नहीं समझ में आएगा। थ्योरी उस प्रैक्टिकल के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आज है, इसलिए आप एंड तक जो कुछ भी समझाएंगे अच्छे से समझिएगा, और 2x 4x पे मत देखिएगा, नहीं तो गारंटी हम नहीं लेते हैं समझाने का। मैं जैसे समझा रहा हूं नॉर्मल स्पीड पे लेक्चर देखिए, तभी समझ में आपको आएगा। ठीक है, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो गारंटी हम लेते हैं दोबारा क्या 5 बार समझाने का। ठीक है, चलिए पेन और पेपर निकाल लीजिए। देखो बच्चे, आज हम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन कौन सा टॉपिक हम पढ़ेंगे। टॉपिक है मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का आज हम लोग मीनिंग पढ़ेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, आज के क्लास का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इंपोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एज पर AS3, जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं तो उनको AS3 के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एज पर AS3, और नॉन कैश ट्रांजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो इसमें जो ये जो टॉपिक है ये 1 मार्क से क्वेश्चन में हमें हेल्प करेगा। ठीक है, और ये क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज जो है, जो 6 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन आएगा, उसमें ये थ्योरी कॉन्सेप्ट हमें हेल्प करेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। और ये भी नॉन कैश वाला भी दोनों में करेगा, 1 मार्क्स और 6 मार्क्स दोनों में, ये बोथ में। ठीक है, ओके। तो बच्चे आज हम लोग कैश फ्लो में इन टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 करके इन टॉपिक को पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छे से। देखो सबसे पहले बच्चे है मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है। नाम ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश का मतलब यहां पे है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश का मतलब तो आप समझ में आ गया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। नहीं, कैश इन हैंड कैश का मतलब, कैश इक्विवेलेंट का मतलब हो गया कैश एट बैंक, चेक, ड्राफ्ट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। ठीक है, तो हम दोनों की बात करेंगे यहां पे मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो कैश का मतलब हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और फ्लो का मतलब हुआ मूवमेंट, चेंज। और ये फ्लो 2 तरह का होता है, एक होता है इनफ्लो और एक होता है आउटफ्लो। एक होता है इनफ्लो और एक होता है आउटफ्लो। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है
जो हमें बताता है कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन ट्रांजैक्शन को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। बिजनेस के ट्रांजैक्शन को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कि बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन है उनको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो इन तीनों एक्टिविटीज में किस ट्रांजैक्शन से पैसा आ रहा है, किससे जा रहा है, जिससे आ रहा है उसको इनफ्लो कहते हैं, और जिस ट्रांजैक्शन से पैसा जा रहा है उसको आउटफ्लो कहते हैं, और जिससे ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है उसको नो फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं? नो फ्लो। तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बताएगा कि बिजनेस में ड्यूरिंग 1 ईयर डिफरेंट एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन तीनों एक्टिविटीज में किस ट्रांजैक्शन से पैसा का इनफ्लो हुआ है, किस ट्रांजैक्शन से पैसा का आउटफ्लो हुआ है, और ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जिससे नो फ्लो हुआ है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता है। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं क्या लिखा है डेफिनेशन के बारे में। लिखा है अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है दैट शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है दैट शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमें बताता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में 1 ईयर में फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये ध्यान रखना कि बिजनेस में 3 तरह की एक्टिविटीज होते हैं। जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं उसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो होता है बिजनेस का, ये मेन रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होता है। मेन रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज जो होता है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है। किसी भी बिजनेस का जो मेन काम होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। जैसे मान लो हम कोचिंग रन कर रहे हैं तो मेरे लिए क्या है कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चों से फीस लेना है ना, रेंट देना, बिजली बिल पे करना, टीचर्स को पेमेंट करना, ऑल दीज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कोई गुड्स सेल कर रहा है तो उसके लिए गुड्स बेचना है ना, वहाँ दुकान का रेंट पे करना, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। किसी भी मतलब कि रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपको ध्यान देना होता है नॉन करेंट असेट्स पे। किस पे? नॉन करेंट असेट्स का परचेज और सेल। नॉन करेंट असेट्स का परचेज और सेल ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपको ध्यान देना होता है शेयर होल्डर्स फंड और लोन, चाहे वो नॉन करेंट लाइबिलिटीज हो या करेंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो, और नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो। ध्यान दीजिएगा बच्चे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें बताता है कि बिजनेस में किन किन ट्रांजैक्शन से कैश का इनफ्लो हुआ है, पैसा आया है। इनफ्लो कैसे होगा? जैसे मान लो हमने गुड्स सेल किया कैश में, तो कैश पे ध्यान देना है। इनफ्लो के लिए कैश पे ध्यान देना, अदर चीजों पे नहीं, ठीक ना। तो अगर हमने गुड्स सेल किया तो कैश आया, कैश पे ध्यान दो, दिस इज इनफ्लो। हमने रेंट रिसीव किया, इनफ्लो। हमें सैलरी रिसीव हुआ, इनफ्लो। कमीशन रिसीव हुआ, इनफ्लो। कहीं से भी पैसा आया है, चाहे लोन लिए पैसा आया, इनफ्लो। पैसे पे ध्यान देना है कि किन ट्रांजैक्शन से पैसा आया है, जिससे आया है उसको इनफ्लो कहेंगे, और जिस ट्रांजैक्शन से बिजनेस से कैश गया है उसको आउटफ्लो कहेंगे। जैसे गुड्स परचेज किए, कैश का आउटफ्लो हुआ। असेट्स परचेज किए, कैश का आउटफ्लो हुआ। लोन रीपे किए, कैश का आउटफ्लो हुआ। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता है इट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज इनफ्लो मतलब पैसा आना, इनफ्लो मतलब कैश रिसिप्ट। कैश रिसिप्ट, यहां पे कैश का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, चाहे कैश आए, चाहे बैंक में आए, चाहे चेक आए, सबका मतलब कैश में ही हम काउंट कर रहे हैं। कैश रिसिप्ट मतलब पैसा आना, और आउटफ्लो मतलब हो गया कैश पेमेंट, पैसा गया, दैट इज आउटफ्लो।
ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैश का मतलब तो समझते ही हो कैश, कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है ये समझिएगा। कैश इक्विवेलेंट में आपको आएगा, ध्यान दीजिएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है, देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या आता है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूड द फॉलोइंग, तो देखो कैश इन हैंड ये आ गया कैश में, कैश इन हैंड ये आ गया कैश में, और कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक, करेंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड चेक एंड ड्राफ्ट इन हैंड, ये आ गया कैश इक्विवेलेंट। ये हो गया कैश और ये हो गया कैश इक्विवेलेंट, तो ये दोनों मिलके हो गया, कैश और कैश इक्विवेलेंट मिलके हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कि जो तुरंत कैश में कन्वर्ट किया जा सके, समझ गए बात ना, जिसको 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सके, या जस्ट विच आर जस्ट नियरेस्ट टू द कैश, दैट इज कॉल्ड कैश इक्विवेलेंट। तो ये सब हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो चाहे हमें कैश आया हो, चाहे कैश के इक्विवेलेंट वाला कंपोनेंट आया हो, ठीक ना। तो हमने कहा कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है दैट शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जिससे या तो कैश का इनफ्लो हुआ है या तो कैश का आउटफ्लो हुआ है। यहां पे हम कैश में दोनों बात कर रहे हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, ओके। फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज, और बिजनेस में एक्टिविटीज 3 तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाएंगे उस फॉर्मेट में, कल आपको सिखाएंगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, तो ध्यान रखना उस फॉर्मेट में जो बिजनेस के एक्टिविटीज हैं उसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कौन कौन सा? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। और उस फॉर्मेट में जो 3 एक्टिविटीज है तो उसमें किस एक्टिविटीज में कौन सा ट्रांजेक्शन जाएगा वो आज हम लोग सीखेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा, इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, फाइनेंसिंग में क्या आएगा, ठीक है। तो कैश फ्लो में हम लोग सीखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये मेन रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होता है। इन्वेस्टिंग में हम लोग नॉन करेंट एसेट्स पे ध्यान देते हैं, चाहे वो फिक्स एसेट्स हो, चाहे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो, चाहे टेंजेबल इंटेंजेबल या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो, ये हम लोग ध्यान देते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इन्वेस्टिंग में नॉन करेंट एसेट्स पे ध्यान देते हैं, और फाइनेंसिंग में शेयर होल्डर्स फंड एंड लोन में यहां पे नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है बच्चे। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, डन, ओके। अब आगे है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो फर्स्ट वन इज टू ascertain the sources, that is receipt of cash and cash equivalent from operating, investing and financing activities of the enterprise। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं सोर्सेस जानने के लिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, इन्वेस्टिंग में और फाइनेंसिंग में किन किन ट्रांजेक्शन से पैसा आ रहा है। जैसे अगर हम एक एक एग्जांपल दूं तो ऑपरेटिंग में देख लो, गुड्स बेच के पैसा आया, ऑपरेटिंग में इनफ्लो। इन्वेस्टिंग की बात करूं तो पैसे पे ध्यान देना कि फिक्स एसेट्स सेल किए, उससे पैसा आया, इन्वेस्टिंग में इनफ्लो। फाइनेंसिंग की बात करूं तो आपने लोन लिया, शेयर इशू किया, पैसा आया, इनफ्लो। तो आपको बताता है कि सोर्सेस, रिसिप्ट क्या है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। फिर बताता है टू ascertain द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब यूजेज, पेमेंट, आउटफ्लो, ठीक ना। तो किन किन ट्रांजेक्शन में पैसा गया है, ऑपरेटिंग में किन ट्रांजेक्शन में पैसा गया है, इन्वेस्टिंग में किस में गया है, फाइनेंसिंग में किस में गया है। फिर है टू ascertain द नेट चेंजेज, टू ascertain द नेट चेंजेज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द सोर्सेस एंड एप्लीकेशन, डिफरेंस बिटवीन द सोर्सेस एंड एप्लीकेशन अंडर द 3 एक्टिविटीज बिटवीन द डेट्स ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव बैलेंस शीट, की पिछले साल और इस साल के बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो चेंजेज है उसका रीजन बताता है, नेट चेंजेज का रीजन। जैसे पिछले साल हमारे बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था 1 लाख और इस साल है 1,50,000, तो ये बताता है कि हमारा 50,000 से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज किया है। फिर टू हाईलाइट द मेजर एक्टिविटीज दैट हैव प्रोवाइडेड कैश
or that have used cash during the particular period and show their effect on overall cash balances. मतलब ये बताता है कि to highlight the major activities, तीनों में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में किस ट्रांजेक्शन से ज्यादा कैश आया है और किस में ज्यादा कैश गया है. ये ऑब्जेक्टिव बेसिक था. आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, बेनिफिट्स और इंपॉर्टेंस और यूजेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेनिफिट्स क्या है, हम लोग क्यों बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, यूजेज क्या है. तो देखिए, यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग. शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है. कैसे कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता है कि हमारे पास कितना कैश है, क्या क्रेडिटर्स को पे करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट कैश है कि नहीं है, क्या डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट कैश है या नहीं है. तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें हेल्प करता है. यूजफुल इन प्रिपेयरिंग कैश बजट. जैसे अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्यूचर पीरियड के लिए बनाएंगे तो इट मींस वो कैश बजट का प्रिपरेशन है. तो कैश बजट को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है. आपको ध्यान यहां पे ये रखना है, ध्यान ये रखना है कि कैश बजट जो होता है, कैश बजट प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर पीरियड. कैश बजट प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर पीरियड. फ्यूचर पीरियड के लिए कैश बजट बनाते हैं कि फ्यूचर में किन किन ट्रांजैक्शन से पैसा आएगा, किन किन ट्रांजैक्शन में पैसा जाएगा. जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो हम पास्ट पीरियड का बनाते हैं, जो पिछले साल, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बनाएंगे बैलेंस शीट की हेल्प से. पिछले साल और इस साल जो भी ट्रांजैक्शन इनकर्ड हो चुके हैं, तो हम देखते हैं कि किन ट्रांजैक्शन से हमारे पास पैसा आया है बिजनेस में और किन किन ट्रांजैक्शन से पैसा गया है. इनफ्लो और आउटफ्लो चेक करते हैं जो ट्रांजैक्शन हो चुका है. तो देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका एक है ना कि कंपैरिजन विथ कैश बजट. तो कैश फ्लो को हम लोग कैश बजट से कंपेयर करते हैं. बजट फ्यूचर के लिए बनता है. जैसे आपको पता होगा ना, हर साल के फरवरी में गवर्नमेंट बजट पास करती है ना, तो बजट एडवांस में बनता है. तो बजट में जो हम एडवांस में बनाए थे कि हमें बिजनेस में इन ट्रांजैक्शन से एस्टिमेटेड रिसिप्ट होगा और एस्टिमेटेड पेमेंट, तो कैश फ्लो में जो एक्चुअल रिसिप्ट और पेमेंट है उससे एस्टिमेटेड वाले को कंपेयर करते हैं. ठीक है ना. तो कंपैरिजन विथ कैश बजट, कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैश बजट से कंपेयर करते हैं. नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ट्रेंड ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट. कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट का हम ट्रेंड चेक करते हैं कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस साल रिसिप्ट ज़्यादा है डिफरेंट एक्टिविटीज़ का कि पेमेंट ज़्यादा है. मतलब हमारा रिसिप्ट और इनफ्लो और आउटफ्लो का ट्रेंड कैसा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ये देखते हैं. इट एक्सप्लेन्स द डेविएशन ऑफ कैश फ्रॉम अर्निंग. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता है कि हमारे कैश का जो डेविएशन है अर्निंग से वो क्यों है. जैसे जरूरी नहीं कि हमारे पास कैश है तो इट मीन्स हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, जरूरी नहीं है. अक्सर लोग यही सोच लेते हैं अच्छा पैसा है तो मतलब प्रॉफिट हुआ है. नहीं बच्चे, जरूरी है क्या मेरे पास पैसा है तो हमें प्रॉफिट ही हो रहा है. तो कहोगे सर प्रॉफिट हो रहा है तभी तो पैसा है. नहीं बच्चे, और भी तो रीजन हो सकता है. हो सकता है कि हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ हो, हम लोन लिए हो इसलिए मेरे पास पैसा है, हम कोई जमीन बेच दिए हैं, असेट्स बेच दिए हैं इसलिए पैसा है. तो एक तरफ हमारे पास सफिशिएंट कैश है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास प्रॉफिट हुआ. हो सकता है हमने लोन लिया हो सकता है हमने असेट्स बेचा हो. हाँ, अब आपको समझ में आया ना. ओके, आगे सुनिए. जरूरी नहीं है कि हमें प्रॉफिट, एक हमने एग्जांपल दिया कि लॉस में भी पैसा है मतलब असेट्स बेचे हैं, और एक हो सकता है प्रॉफिट भी हुआ है तो पैसा नहीं है. सवाल, अरे सर प्रॉफिट हुआ है पैसा कैसे नहीं रहेगा. अरे बच्चा, प्रॉफिट हुआ है ठीक है, लेकिन हो सकता है हमने प्रॉफिट में से असेट्स खरीद लिया तो प्रॉफिट तो हुआ रूटीन एक्टिविटीज से, लेकिन हमने असेट्स खरीद लिया तो मेरा पैसा खत्म हो गया. हमने लोन वापस रीपे कर दिया, प्रॉफिट तो हुआ लेकिन कैश नहीं है. तो ये हमें बताता है इट एक्सप्लेन्स द डेविएशन ऑफ कैश फ्रॉम अर्निंग, कि अर्निंग से कैश का डेविएशन क्या है. ठीक है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है. हेल्पफुल इन असर्टेनिंग द कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज सेपरेटली. ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है और यही आपको सीखना है कैश फ्लो में, कि जो बिजनेस की एक्टिविटीज हैं वो
AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग? AS3। AS3 के अकॉर्डिंग बिजनेस की एक्टिविटीज को 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से 3 पार्ट है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अभी कुछ देर पहले भी हम बताए थे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो हमें बताता है कि बिजनेस में किन ट्रांजैक्शन से पैसा आया है, किससे नहीं आया है। तो जो बिजनेस में डिफरेंट ट्रांजैक्शन है, तो किस ट्रांजैक्शन से पैसा आया है, ऑपरेटिंग से कितना आया है, ऑपरेटिंग में कितना गया है पैसा, इन्वेस्टिंग से कितना आया है, कितना खर्च हुआ है, मतलब कि ओवरऑल बिजनेस के 3 एक्टिविटीज से जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो सेपरेटली बताएगा, अलग अलग बताएगा। हेल्पफुल इन मेकिंग डिविडेंड डिसीजन। बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें डिविडेंड डिसीजन में हेल्प करता है। कहोगे कैसे सर? देखो डिविडेंड डिसीजन में क्या होता है कि हम डिविडेंड पे करेंगे, और डिविडेंड पे करेंगे, डिविडेंड जानते हैं क्या होता है ना? प्रॉफिट का जो पार्ट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं। तो अब कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें यह बताएगा कि हम डिविडेंड डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है कि हम अगर डिविडेंड दे शेयर होल्डर्स को कि नहीं दे, क्योंकि जो ही डिविडेंड देंगे तो अपने बिजनेस से कैश का आउटफ्लो होगा। तो फिर हम देखेंगे प्रॉफिट तो हुआ है, ठीक है, लेकिन पैसा है डिविडेंड देने के लिए कि नहीं। कहोगे सर प्रॉफिट हुआ तो क्यों नहीं होगा? अरे बच्चा हो सकता है प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन हम एसेट्स खरीद लिए, पैसा नहीं है। प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन हम लोन पे कर दिए, पैसा नहीं है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें यह बताने में हेल्प करता है कि डिविडेंड डिसीजन ले कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें या प्रॉफिट का पार्ट रिटेन अर्निंग के तौर पे होल्ड कर ले। क्लियर? टेस्ट फॉर मैनेजरियल डिसीजन। मैनेजमेंट को कई सारे डिसीजन लेने में कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है। और यूजफुल टू आउटसाइडर, जो आउटसाइडर हैं, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, उनके लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्पफुल है कि उनको बताता है बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस में कैश का इनफ्लो आउटफ्लो क्या है डिफरेंट एक्टिविटीज से। ठीक है, तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्लीज नोट इट, इसको नोट कर लीजिए। ये सब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आते हैं और आपको ध्यान रखना होगा इन सब चीज़ों को, क्योंकि आपको सीयूटी का भी प्रिपरेशन करना है और सीयूटी के प्रिपरेशन में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ देगा कि इनमें से कौन सा कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेनिफिट्स नहीं है, या आपको जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उसमें ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थ्योरी क्वेश्चन आपको बड़े नहीं आएंगे। कैश फ्लो में 6 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे 12th के बोर्ड एग्जाम में, और 2 1 मार्क्स का थ्योरी आएगा, और उस 1 मार्क्स की थ्योरी में कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको ये जरूरी है पढ़ना थ्योरी भी। ठीक है, हो गया नोट? चलिए आगे देखते हैं। अब है लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट का लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का लिमिटेशंस क्या है। देखिए, फर्स्ट वन इज नॉट सुटेबल फॉर जजिंग लिक्विडिटी। जरूरी नहीं है कि कैश फ्लो, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें प्रॉपर लिक्विडिटी को जज करने में हेल्प नहीं करता है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कुछ ही आइटम को इंक्लूड करते हैं। जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, चेक। क्या बिजनेस में यही केवल हमारी लिक्विडिटी में हेल्प करता है कि इसके अलावा और भी कई सारे एसेट्स हैं जो कैश में तुरंत कन्वर्ट हो सकते हैं, बट कैश फ्लो उसको इंक्लूड नहीं करता है। तो इसलिए हमने कहा कि नॉट सुटेबल फॉर जजिंग लिक्विडिटी, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें लिक्विडिटी को जज करने में हेल्प नहीं करता है, क्योंकि लिक्विडिटी इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अदर आइटम ऐसे और भी हैं जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट कैश फ्लो उसको इंक्लूड नहीं कर रहा है। क्लियर है? जैसे डेटर, आपने उधार बेचा, डेटर वो भी लिक्विड एसेट्स है, बट कैश फ्लो उसको इंक्लूड नहीं किया। वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कहता है कि जो तुरंत कैश के नियरेस्ट हो। ठीक ना? ओके। दूसरा है बच्चे पॉसिबिलिटीज ऑफ विंडो ड्रेसिंग। पॉसिबिलिटीज ऑफ विंडो ड्रेसिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट में विंडो ड्रेसिंग बहुत होता है। हम अपने विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? चीजों को बढ़ा चढ़ा के देखना, है ना? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ मैनिपुलेशन, बढ़ा चढ़ा के अपने अकॉर्डिंग फेवरेबल दिखाना, दिस इज विंडो ड्रेसिंग। आपको हम कई बार एग्जांपल भी दिए हैं कि खिड़की के ऊपर कर्टेन लगा देते हैं, दिस इज क्या? विंडो ड्रेसिंग। क्यों?
ताकि रूम अच्छा दिखे, पीछे जो कमियां हैं उसको ना दिखाएं। ऐसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें कैश दिखाना है, तो कैश दिखाना है तो क्या करेंगे, अपने परचेज को पोस्टपोन कर लेंगे। हमें कोई चीज खरीदने का मन कर रहा है, अभी नहीं खरीदेंगे, जिस दिन बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस दिन बैलेंस शीट में कैश दिख गया, अब बैलेंस शीट बनाने के बाद खरीद लेंगे, ठीक ना। हमें किसी को पेमेंट करना है, कैश होल्ड कर देंगे, 2 दिन बाद लीजिएगा पेमेंट, कैश दिखा दिए। तो विंडो ड्रेसिंग के चांस कैश फ्लो में ज्यादा होता है, ठीक है। इट इग्नोर्स नॉन कैश ट्रांजेक्शन, कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉन कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को इग्नोर करता है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है कैश बेसिस पे। आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग 2 तरह का होता है। अकाउंटिंग जो होता है बच्चे, एक होता है कैश बेसिस, याद होगा ना, और एक होता है एक्यूरल बेसिस। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है ये कैश बेसिस पे अकाउंटिंग बनाता है, एक्यूरल बेसिस को इग्नोर करता है। एक्यूरल बेसिस मतलब जिसमें कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। कैश फ्लो केवल कैश की बात करेगा, जिससे पैसा या तो आया है या जिसमें गया है। तो इसलिए नॉन कैश ट्रांजैक्शन एक्यूरल कॉन्सेप्ट को कैश फ्लो स्टेटमेंट इग्नोर करता है, जो कि उसका एक लिमिटेशन है। और हमने इसमें बता भी दिया, नेक्स्ट पॉइंट भी यही था हमारा, सिमिलर था कि इट इग्नोर्स एक्यूरल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग 2 तरह के होते हैं, अकाउंटिंग 2 तरह के होते हैं, तो एक्यूरल कॉन्सेप्ट को इग्नोर करता है। कैश फ्लो केवल कैश ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करता है, एक्यूरल को इग्नोर करता है। जैसे डेप्रिसिएशन को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं लेता है, क्योंकि कहता है उससे ना पैसा आया है और ना ही गया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट केवल ऐसे ट्रांजैक्शन को लेता है जिससे या तो पैसा आ रहा है या जिसमें जा रहा है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नॉन कैश ट्रांजैक्शन और एक्यूरल कॉन्सेप्ट को कैश फ्लो इंक्लूड नहीं करता है। नेक्स्ट है नो सब्स्टिट्यूट फॉर एन इनकम स्टेटमेंट। नो सब्स्टिट्यूट फॉर एन इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बिजनेस के इनकम की जानकारी नहीं दे रहा है, ये बस बिजनेस में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो की जानकारी दे रहा है। कहोगे सर कैश ही तो इनकम होता है। नहीं बच्चे, अभी तो बताए थे ना कि हमारे पास कैश है, इट डज नॉट मीन्स हम अर्न कर रहे हैं। हो सकता है लोन लिए हो सकता है एसेट्स बेचे हो, क्लियर। तो इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट क्योंकि एक ही एस्पेक्ट को इंक्लूड कर रहा है, वो भी कैश वाले को, क्रेडिट वाले को इंक्लूड ही नहीं कर रहा है, जबकि इनकम स्टेटमेंट में कैश और क्रेडिट दोनों इंक्लूड होता है। तो नो सब्स्टिट्यूट मतलब इनकम स्टेटमेंट का ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। नेक्स्ट वन इज हिस्टोरिकल इन नेचर। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, फ्यूचरिस्टिक नहीं है, हिस्टोरिकल नेचर का है। जो ट्रांजैक्शन हो चुका है हम उसके बेसिस पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। जो ट्रांजैक्शन हो चुका है हम उसको बस क्लासिफाई कर रहे हैं कि अच्छा ऑपरेटिंग से कितना आया कितना गया, इन्वेस्टिंग में कितना आया कितना गया, फाइनेंसिंग में कितना आया कितना गया। वाइल कैश बजट जो है वो हम बनाते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में किस ट्रांजैक्शन से कितना आएगा कितना जाएगा, बजट फ्यूचर के लिए। और कैश फ्लो पास्ट में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके लिए, कैश फ्लो पास्ट में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके लिए, जबकि कैश बजट फ्यूचर के लिए बनता है। अब बताइए समझ में आपको आया कि नहीं आया। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिमिटेशन से प्लीज नोट इट, इसको नोट कर लो। हो गया, डन, ओके। नेक्स्ट अब आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है। जैसे अभी हम बार बार कैश फ्लो में यूज कर रहे थे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बताता है बिजनेस में किन ट्रांजैक्शन से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो होगा, किसमें आउटफ्लो होगा। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो बच्चे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा, इसमें आएगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, करेंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज और चेक एंड ड्राफ्ट इन हैंड। याद रखना कि जब आप बैलेंस शीट बनाओगे नॉर्मल बैलेंस शीट में करेंट इन्वेस्टमेंट करेंट एसेट्स में अलग होता है, कैश अलग होता है और करेंट इन्वेस्टमेंट अलग होता है। बट कैश फ्लो जब बनाओगे, जब कैश फ्लो बनाओगे तो कैश और करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब इनमें जो कुछ भी हमने लिखा है सबको ऐड करके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है, प्लीज नोट इट। डन, हो गया, ओके।
लर्न कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है अब सबसे मेन चीज अब हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे मेन कि बिजनेस में कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो आपको अभी मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा आगे कि बच्चे बताओ किन ट्रांजैक्शन से बिजनेस में कैश आ रहा है, दैट इज इनफ्लो, किन ट्रांजैक्शन से जा रहा है, दैट इज आउटफ्लो, और ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शन हैं जिससे ना आ रहा है ना जा रहा है, दैट इज नो फ्लो। तो ये सीखना है। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि बताइए बच्चे, बताओ ये ट्रांजैक्शन किस एक्टिविटीज में जाएगा, ऑपरेटिंग में कि इन्वेस्टिंग में कि फाइनेंसिंग में, ठीक है। तो और इसी के बेसिस पे कैश फ्लो बनेगा। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा आगे के कॉन्सेप्ट को। अब जो बताने जा रहे हैं इसी के बेसिस पे कैश फ्लो आपसे बनेगा, ठीक है। तो ध्यान से हमारे लेक्चर को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एज पर AS3। बच्चे आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है वो AS3 के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं। किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कैश फ्लो बनता है, AS3 रिवाइज्ड, ठीक है। ओके, तो आपको सीखना है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज की बिजनेस एक्टिविटीज को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यहां पे मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में बताया, फिर हमने बताया आगे आपको इन्वेस्टिंग के बारे में, फिर आगे बताया फाइनेंसिंग के बारे में। वन बाय वन हम तीनों बताएंगे कि ऑपरेटिंग में किन किन ट्रांजैक्शन से पैसा आया है, किस में गया है, सेम इन्वेस्टिंग, सेम ऐसे ही फाइनेंसिंग में। तो ध्यान रखना कि हम लोग सीख रहे हैं बिजनेस एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन, कि कौन सा ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग का होता है, कौन सा इन्वेस्टिंग में होता है, कौन सा फाइनेंसिंग में होता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में यही 3 एक्टिविटीज शो करना होता है, ठीक है। फॉर्मेट कल सीखेंगे, बट आज ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना सीखेंगे, ठीक है, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए बच्चे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है? ये किसी भी बिजनेस का मेन रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज जो होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है। जैसे आप कोई भी बिजनेस करो, आपका मेन काम जो है वो काम आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब मेन रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मेन रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज जो होगा वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में किन ट्रांजैक्शन से पैसा आता है और किस में जाता है, ध्यान रखना, यही सब मेन है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपका क्या हुआ, मेन रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कैश इनफ्लो, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में किन किन ट्रांजैक्शन से पैसा आएगा, और कैश आउटफ्लो, किन किन ट्रांजैक्शन से पैसा जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अभी जो कुछ भी मैं यहां पे लिखा हूं ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कंपोनेंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो, कैश सेल मतलब गुड्स सोल्ड इन कैश। तो आपने जो ही गुड्स कैश में बेचा तो आपके पास पैसा आया, तो ऑपरेटिंग में इनफ्लो में आएगा। आपको कैश पे यहां पे ध्यान देना है, गुड्स पे नहीं सोचना है, एसेट्स पे नहीं सोचना है, लोन पे नहीं सोचना है, शेयर कैपिटल पे नहीं सोचना है, आपको सोचना है कैश पे, कि पैसा आ रहा है तो इनफ्लो और जा रहा है तो आउटफ्लो। पैसा आ रहा है तो इनफ्लो और पैसा जा रहा है तो आउटफ्लो, ठीक है। फिर सोचना है कि अब आ रहा है तो ठीक है इनफ्लो, लेकिन इनफ्लो किस में, ऑपरेटिंग में कि इन्वेस्टिंग में कि फाइनेंसिंग में, आप ध्यान देना, हम पूरा सिखा देंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग मतलब मेन रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, रूटीन वर्क से जो आएगा। तो देखो, किसी भी बिजनेस के लिए सेल्स जो होता है, गुड्स बेचना, वो रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होता है ना। तो कैश सेल मतलब गुड्स सोल्ड इन कैश, पैसा आया इनफ्लो। क्रेडिट सेल नहीं, क्योंकि क्रेडिट सेल में पैसा आ नहीं रहा है, आपको इनफ्लो आउटफ्लो कैश में बस बात करना है, क्रेडिट वाला नहीं, क्योंकि बताए थे लिमिटेशन में ना, कैश फ्लो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नॉन कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता है, ये कैश बेसिस पे बनता है। कैसे बनता है, कैश बेसिस पे, ठीक है। ओके, तो कैश सेल ऑपरेटिंग में इनफ्लो। कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी, फी, कमीशन से पैसा मिलेगा, फी से मिलेगा, रॉयल्टी से मिलेगा, ये ऑपरेटिंग में आता है। जैसे आप हमको फीस देते हो, ये मेरा रूटीन काम है, डॉक्टर फीस लेते हैं, रूटीन वर्क है, ठीक है। ओके,
कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल, डेटर से पैसा मिला तो उधार बेचे थे, उधार बेचना मेन काम है, लेकिन उधार बेच के जो पैसा आया ये रूटीन वर्क हुआ ना ऑपरेटिंग में इनफ्लो। इनकम टैक्स रिफंड हुआ, ये ऑपरेटिंग में इनफ्लो, इसको नोट कर लीजिए। ऑपरेटिंग में आउटफ्लो देखिए क्या है, कैश परचेजेज, अगर गुड्स कैश में परचेज करेंगे, देखो कैश सेल था ऑपरेटिंग में इनफ्लो और कैश परचेज रहेगा ऑपरेटिंग में आउटफ्लो। यहां पे परचेजेज हम गुड्स परचेज के लिए बात कर रहे हैं। कैश पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पे किए, देखो डेटर से मिला तो ऑपरेटिंग में इनफ्लो और क्रेडिटर को दिए ऑपरेटिंग में आउटफ्लो। पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक वेजेज पे किए, सैलरी पे किए, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस पे किए, इनकम टैक्स पे किए, ये सब ऑपरेटिंग में आउटफ्लो। तो इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग में आउटफ्लो, इनकम टैक्स रिफंड ऑपरेटिंग में इनफ्लो। और एक नोट हमने लिखा है कि इनकम टैक्स रिफंड इज डिडक्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स रिफंड जो होता है नेट हम इनकम टैक्स जो पे किए उसमें से माइनस कर लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसको बच्चे नोट कर लीजिए। हो गया, डन, ओके। बच्चे बिजनेस एक्टिविटीज को 3 पार्ट में जो बांटा गया है उसमें ऑपरेटिंग, मेन रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होता है, ये सब ऑपरेटिंग में इनफ्लो है और ये सब ऑपरेटिंग में आउटफ्लो। आपने इसको नोट कर लिया, ठीक है, ओके। चलिए अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आता है। बच्चे जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाएंगे तो आपको किस पे ध्यान देना है, नॉन करेंट असेट्स पे, नॉन करेंट असेट्स पे, क्योंकि यही इन्वेस्टमेंट होता है। नॉन करेंट असेट्स में फिक्स्ड एसेट्स आता है और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आता है। नॉन करेंट असेट्स में फिक्स्ड एसेट्स आता है और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आता है। जो फिक्स्ड एसेट्स आता है इसका नाम क्या हो गया है, अब इसका नाम हो गया है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो ध्यान देना कि नॉन करंट एसेट्स में जो 2 होता है, एक फिक्स एसेट्स, एक नॉन करंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स का नाम अब हो गया है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, और दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इस पे आपको ध्यान रखना है कि अगर हम इसको परचेज करते हैं, जैसे कि हम फिक्स एसेट्स में टेंजिबल, इंटेंजिबल परचेज करें, तो परचेज करेंगे तो पैसा क्या होगा, आएगा कि जाएगा, क्योंकि सर जाएगा। तो परचेज के पैसा पे देखना है। नॉन करंट एसेट्स में चाहे फिक्स एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल परचेज करे, चाहे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज करे, तो पैसा जा रहा है तो ये इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो हो गया। और यही चीज सेल करोगे तो पैसा आएगा, इनफ्लो। यहां पे मत सोचना सर एसेट्स आया तो इनफ्लो, नहीं, आपको कैश पे देखना है। कैश आया कि कैश गया, कैश देखो। आपने असेट्स खरीदा तो कैश गया, आउटफ्लो। असेट्स बेचा तो कैश आया, इनफ्लो। समझ में आ गया बात ना। तो देखो कैश इनफ्लो किस में होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो क्या होगा, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को सेल करके जो पैसा आया। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को सेल करके जो पैसा आया वो इन्वेस्टिंग में इनफ्लो। और यही चीज जब आप परचेज किए तो इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो। जैसे परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल, जैसे देखो अगर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट सेल किए तो इन्वेस्टिंग में इनफ्लो, परचेज किए तो इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज किए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज किए तो इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो, ठीक है, ओके। तो ये दोनों समझ में आ गया कि ये दोनों इनफ्लो और ये दोनों आउटफ्लो। अब जा सोचो कि जब हम इन्वेस्टमेंट किए, हम हमने अगर बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया पैसा तो इन्वेस्टिंग में आया था, बिल्डिंग परचेज किए, तो उसका रिटर्न जो मिलेगा ना, बिल्डिंग का रिटर्न क्या होता है, रेंट। क्या होता है, रेंट। तो जब हम बिल्डिंग में इन्वेस्ट किए तो उस पर जो रिटर्न मिला रेंट, वो भी इन्वेस्टिंग में इनफ्लो, रेंट रिसीव। हमने दूसरे कंपनी में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज किया, मतलब हमने दूसरे कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया, दूसरे कंपनी के डिवेंचर में लगाया, तो हमने इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्टिंग आउटफ्लो। लेकिन उन शेयर पे, उन डिवेंचर पे जो रिटर्न मिलेगा, जैसे शेयर पे मिलेगा डिविडेंड रिसीव, डिवेंचर पे मिलेगा रेंट रिसीव, सॉरी इंटरेस्ट रिसीव, ठीक ना। तो
इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर, डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर, ये भी इन्वेस्टिंग में इनफ्लो। एक बार फिर सुन लेना बच्चे, इन्वेस्टिंग बहुत इजी है, आपको मेन ऑपरेटिंग होता है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बहुत इजी होता है। बट एक बार समझो इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, तो इन्वेस्टिंग में नॉन करंट असेट्स पे ध्यान देना होता है। किस पे? नॉन करंट असेट्स पे। तो नॉन करंट असेट्स में मेन दो आइटम होता है, एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल, और दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो जरा सोचो कि अगर आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज किए तो पैसा आया कि गया? पैसा आया कि गया? हो गया सर, पैसा गया। तो पैसा पे ध्यान देना है, पैसा गया तो ये आउटफ्लो हो गया परचेज। और यही चीज अगर सेल किए तो पैसा आया तो इनफ्लो हो गया, सेल इनफ्लो। परचेज आउटफ्लो, पैसा गया, और सेल इनफ्लो। कैश पे ध्यान देना, मैं बार बार कह रहा हूं कैश पे ध्यान देना। एसेट्स के बारे में मत सोचो कि एसेट आया गया कि एसेट गया, आपको कैश क्या हुआ, कैश आया तो इनफ्लो, और कैश गया तो आउटफ्लो। तो सेल में आएगा पैसा, परचेज में जाएगा। लेकिन आपने इन्वेस्ट किया तो उसका जो रिटर्न मिलेगा ना, तो वो जो एसेट्स इन्वेस्ट किए, जैसे एसेट्स खरीदे, बिल्डिंग परचेज किए, तो बिल्डिंग पे रेंट रिसीव होता है, तो रेंट रिसीव इन्वेस्टिंग में इनफ्लो। आपने दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, शेयर डिवेंचर में, तो इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टिंग में था आउटफ्लो, लेकिन उसका रिटर्न जो मिलेगा डिवेंचर पे इंटरेस्ट, शेयर पे डिविडेंड, इन्वेस्टिंग में। हो गया, समझ में आया? प्लीज नोट इट, प्लीज नोट इट, नोट कर लीजिए। आप इन्वेस्टिंग में नॉन करंट एसेट्स के बारे में सोचिएगा कि अगर नॉन करंट एसेट्स खरीदे हैं तो पैसा गया है आउटफ्लो, बेचे हैं तो पैसा आया है इनफ्लो, और इसका जो रिटर्न मिलता है इन्वेस्टमेंट का, ये तीन जो होता है ये भी इन्वेस्टिंग में होता है, और ये तीन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपको यहां पे क्वेश्चन पूछेगा, ये तीनों दे देगा, बोलेगा बताओ इंटरेस्ट रिसीव किस एक्टिविटीज में जाएगा, डिविडेंड रिसीव किस में जाएगा। ठीक है, ओके, हो गया, नोट कर लिए। ओके, नेक्स्ट आगे। अब आते हैं बच्चे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। किसमें? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जब हम बच्चे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं, इसका मतलब फाइनेंस, फंड की बात करेंगे। फंड कहां से आता है? तो फंड आता है शेयर से, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड से, नॉन करेंट लाइबिलिटीज से, और करेंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग से। शॉर्ट टर्म बोरोइंग से, ठीक है। मेनली ये दोनों होता है फाइनेंसिंग में, बट करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी फाइनेंसिंग में जाता है। ठीक है, ओके, अब आपको समझ में आ गया। अच्छा, ऑपरेटिंग में रूटीन वर्क, इन्वेस्टिंग में नॉन करंट एसेट्स, और फाइनेंसिंग में शेयर होल्डर्स फंड, दैट इज शेयर कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और करंट लाइबिलिटीज दैट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ठीक है, ये फाइनेंसिंग में जाता है। ठीक है बच्चे, ओके। अब देखो, आपको देखना है फाइनेंसिंग में किन ट्रांजैक्शन से पैसा आएगा। अगर हम शेयर इशू करेंगे, मतलब पब्लिक को शेयर दिए, तो पैसा आया इनफ्लो। हमने लोन लिया, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, पैसा आया इनफ्लो। यही चीज जब वापस करेंगे, शेयर होल्डर्स का पैसा वापस कर देंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर होल्डर्स का पैसा वापस करेंगे, लोन वापस करेंगे, तो पैसा जाएगा आउटफ्लो। समझ में आ गया बात ना? तो ध्यान दो। चलो, फाइनेंसिंग में कैश का इनफ्लो किन किन ट्रांजैक्शन से होता है? तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर इन कैश, आप शेयर को कैश में इशू किए, पैसा आया इनफ्लो। आपको कैश पे ध्यान देना है। यही चीज आप अगर इशू ऑफ डिवेंचर इन कैश, अगर डिवेंचर कैश में इशू करेंगे तो आएगा। सवाल होगा सर कैश में क्यों लिख दिए आप, कैश ही में तो करते नहीं बच्चे, अदर देन कैश भी होता है इशू। अदर देन कैश वाले में इनफ्लो नहीं होगा, कैश में इशू करोगे शेयर या डिवेंचर तभी इनफ्लो होगा। लोन रेज्ड, चाहे लॉन्ग टर्म लोन हो चाहे शॉर्ट टर्म लोन हो, पैसा लोन लिए, पैसा आया। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ा, मतलब कि हमने और बोरोइंग किया। कैश क्रेडिट, इट इज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, पैसा बढ़ा मतलब कि लोन लिए हैं। तो आप देखो कि फाइनेंसिंग में शेयर इशू कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, लोन ले रहे हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तो पैसा आ रहा है, तो ये इनफ्लो हुआ। यही चीज आउटफ्लो में कब कन्वर्ट होगा? देखिए,
पेमेंट फॉर बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर, ओपन मार्केट से अपना शेयर बाईबैक किए, तो शेयर को खरीदने के लिए पैसा दिए, जो शेयर इशू किए थे पहले से उसको बाईबैक कर लिए, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ कैंसलेशन। तो ये हो गया फाइनेंसिंग में आउटफ्लो। पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर दिए, रीपेमेंट कर दिए, पैसा गया। पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का होल्डर्स का पैसा वापस कर दिए। रीपेमेंट ऑफ लोन, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लोन वापस किए, देखो लोन लिए थे तो इनफ्लो, लोन वापस किए तो आउटफ्लो। अब इतना समझ में आ गया? ओके, अब आगे सुनिए बच्चे, जैसे हम फाइनेंसिंग में शेयर इशू किए तो शेयर होल्डर्स शेयर इशू किए, तो इशू से जो पैसा आया फाइनेंसिंग में इनफ्लो। अब इन शेयर होल्डर्स को हम क्या पे करेंगे? कहोगे सर डिविडेंड पे करेंगे। तो चाहे कोई भी डिविडेंड हो, एंट्रीम डिविडेंड हो, प्रपोज डिविडेंड हो, ये पे करेंगे तो पैसा जाएगा। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आया था, तो इससे रिलेटेड जो पेमेंट करेंगे शेयर होल्डर्स को वो फाइनेंसिंग में आउटफ्लो। हम डिवेंचर इशू किए थे तो पैसा आया था, फाइनेंसिंग में इनफ्लो। इन डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करेंगे, लोन पे इंटरेस्ट पे करेंगे, तो फाइनेंसिंग में आउटफ्लो। तो देखिए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड का पेमेंट, ध्यान रखना प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड का पेमेंट नेक्स्ट ईयर होता है, प्रीवियस ईयर का करंट ईयर में होगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन पे इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग शेयर इशू एक्सपेंस पे किए, फाइनेंसिंग में आउटफ्लो। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज किया था तो फाइनेंसिंग में इनफ्लो, डिक्रीज किया तो फाइनेंसिंग में आउटफ्लो। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट इट। हो गया? डन? ओके, तो देखो बच्चे, आपने क्या क्या सीखा? आपने सीखा कि बिजनेस में कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो बिजनेस का होता है वो रूटीन वर्क होता है, ठीक ना? तो रूटीन वर्क से जो पैसा आएगा वो ऑपरेटिंग में, रूटीन वर्क में जो पैसा जाएगा ऑपरेटिंग में आउटफ्लो, और आएगा तो ऑपरेटिंग में इनफ्लो। ये ऑपरेटिंग था, ठीक है। इसके बाद आपने इन्वेस्टिंग में सीखा कि अच्छा नॉन करेंट असेट्स खरीदे तो पैसा गया, बेचे तो पैसा आया, और उससे रिलेटेड इनकम, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इनकम इन्वेस्टिंग में जाएगा, और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इनकम था इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तीनों था, ठीक है। ओके, फाइनेंसिंग जरा देखते हैं। फाइनेंसिंग में हम शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, लोन, नॉन करेंट लायबिलिटीज का शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखते हैं। तो अगर हम शेयर इशू किए तो पैसा आया, इन्वेस्टिंग में इनफ्लो। लोन लिए चाहे लॉन्ग टर्म चाहे शॉर्ट टर्म, पैसा आया, शेयर इशू किए फाइनेंसिंग में इनफ्लो, लोन लिए फाइनेंसिंग में इनफ्लो, इसी का वापस किए, लोन वापस रीपे कर दिए, शेयर होल्डर्स का पैसा वापस कर दिए, तो ये सब फाइनेंसिंग में आउटफ्लो। और बच्चे लोन जो लिए थे उससे रिलेटेड जो पेमेंट करेंगे वो फाइनेंसिंग में आउटफ्लो, जैसे इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड शेयर पे, ये फाइनेंसिंग में आउटफ्लो। और ये ध्यान रखना, ये इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में आता है। यहां से यहां तक ध्यान रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अभी जो कुछ हम बताए थे, ये बच्चे हम बताए थे नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जो कुछ हम बताए थे, यहां पे जो कुछ भी हम लिखे थे अभी, ये ऑपरेटिंग, चाहे मैंने जो बताया, चाहे जो मैंने इन्वेस्टिंग बताया, या मैंने जो फाइनेंसिंग बताया, ये तीनों नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए थे कि दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक नॉन फाइनेंस और एक फाइनेंस। सवाल है सर ये नॉन फाइनेंस और फाइनेंस क्या होता है? जैसे देखो, आप नॉर्मली जो भी बिजनेस देख रहे हो ये सब नॉन फाइनेंसिंग है। बस फाइनेंसिंग समझ लो, फाइनेंसिंग में आता है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ चीजें ऑपरेटिंग हो सकता है जो अदर बिजनेस के लिए इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग था, बैंक के लिए ऑपरेटिंग में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको नॉर्मली जब तक हम नहीं बोले कि फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज की नॉन फाइनेंशियल, तो यू हैव टू थिंक अबाउट नॉन फाइनेंशियल बिजनेस। जैसे हमारा कोचिंग नॉन फाइनेंशियल है, हम लोग का मेन फाइनेंस से काम नहीं है, या कोई भी बिजनेस जो जितना हम देख रहे हैं ये सब नॉन फाइनेंसिंग है। फाइनेंसिंग कंपनी में, फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज में बैंक आता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आता है, ठीक है। तो जब फाइनेंसिंग के बारे में पूछेंगे तो क्लियरली क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फ्रॉम फाइनेंसिंग इंटरप्राइजेज, फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज।
अदरवाइज यू हैव टू राइट अबाउट नॉन फाइनेंशियल। चलिए थोड़ा सा फाइनेंसिंग के लिए क्या ऑपरेटिंग में जाएगा ये सुन लो। देखो एक्सेप्शन, दीज आर द एक्सेप्शन इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनी। जो फाइनेंशियल कंपनी होते हैं उसके लिए ये गिवन ट्रांजेक्शन बन जाता है कौन से एक्टिविटीज में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। जो फाइनेंशियल कंपनी होते हैं उनके लिए ये ट्रांजेक्शन ऑपरेटिंग में बन जाता है। क्या क्या फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग बन जाएगा, तो देखो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव। नॉर्मल कंपनी के लिए इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग में था। नॉर्मल कंपनी के लिए बच्चे देखो, नॉर्मल कंपनी के लिए इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव नॉर्मल कंपनी के लिए, नॉन फाइनेंसिंग के लिए इन्वेस्टिंग में था। बट जो बैंक होता है उसके लिए इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव ऑपरेटिंग में आ जाता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड फाइनेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज का एग्जांपल लिख लो इन केस ऑफ बैंक। बैंक के लिए ये इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव ऑपरेटिंग में आता है। कैसे सर, देखो बैंक हम लोग को लोन देता है ना, हम पब्लिक को लोन देता है और हमसे इंटरेस्ट रिसीव करता है। बैंक का मेन काम है वो, अब समझ में आया ना, बैंक का मेन काम है लोगों को लोन देना और उस पर इंटरेस्ट रिसीव करना, तो ऑपरेटिंग हो गया बैंक के लिए। बैंक का मेन काम है दूसरे कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना। हमारा पैसा बैंक क्या करता है, इन्वेस्ट करता है सिक्योरिटीज में और उस पर डिविडेंड रिसीव करना, इसलिए ये बैंक के लिए ऑपरेटिंग में आ गया, इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज, देखो नॉर्मल कंपनी के लिए सिक्योरिटीज बेचना इन्वेस्टिंग में था, बट बैंक के लिए ऑपरेटिंग में। बैंक का मेन काम है सिक्योरिटीज में पैसा परचेज करना, इन्वेस्ट करना और उसको बेचना। लोन एंड एडवांसेस रीपेड बाय थर्ड पार्टी, बच्चे बैंक का मेन काम है लोगों को जो लोन दिया था उसका पैसा उसको वापस मिलेगा, तो ये बैंक के लिए, फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज के लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। ऑपरेटिंग में ये इनफ्लो था। आउटफ्लो देखते हैं, इंटरेस्ट पेड इन कैश, बैंक का मेन काम है लोगों के डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट पे करना, बैंक का ऑपरेटिंग में आ जाएगा इंटरेस्ट पेड। अदर कंपनी के लिए इंटरेस्ट पेड किस में था, अदर कंपनी के लिए इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग में था। देखो अदर कंपनी के लिए इंटरेस्ट पेड जो था फाइनेंसिंग में था, बट बैंक के लिए ऑपरेटिंग में, बैंक के लिए ऑपरेटिंग में। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज परचेज करना, अदर के लिए, अदर मतलब नॉर्मल बिजनेस के लिए क्या था, सिक्योरिटीज परचेज करना इन्वेस्टिंग, बट बैंक के लिए ऑपरेटिंग में इनफ्लो। लोन एंड एडवांसेस टू थर्ड पार्टी, किसी को लोन देना, नॉर्मल नॉन फाइनेंशियल के लिए लोन देना इन्वेस्टिंग में, अब बैंक का मेन काम है लोगों को लोन देना। तो बच्चे ये याद कर लो कि फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ये ऑपरेटिंग में आता है। हो गया, नोट कर लिए, प्लीज नोट इट। डन, ओके आगे देखते हैं। अब नॉन कैश ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन जिससे ना कैश का इनफ्लो होगा ना कैश का आउटफ्लो होगा, उसको नॉन कैश ट्रांजेक्शन कहते हैं। लिखा है नॉन कैश ट्रांजेक्शन आर दोज ट्रांजेक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व इनफ्लो, विच डू नॉट इन्वॉल्व इनफ्लो ऑफ कैश एंड हेंस दीज ट्रांजेक्शन आर नॉट शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऐसे ट्रांजेक्शन जिससे ना कैश का इनफ्लो हुआ है ना आउटफ्लो हुआ है उसको नॉन कैश ट्रांजेक्शन कहते हैं, इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स उधार में खरीदे, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स उधार में बेचे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स बाय इशूइंग शेयर्स और डिवेंचर टू वेंडर, फिक्स एसेट्स परचेज किए शेयर या डिवेंचर इशू करके वेंडर को, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर, राइटिंग ऑफ बैड डेब्ट्स अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स, इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। ये क्या है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। इससे ना कैश का इनफ्लो हो रहा है ना कैश का आउटफ्लो हो रहा है, और नॉन कैश ट्रांजेक्शन को हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं करते हैं। प्लीज नोट इट, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बच्चे। हो गया, ओके। अब है ट्रांजेक्शन नोट रिगार्डेड एज कैश फ्लो, ऐसे ट्रांजेक्शन जिससे कैश का फ्लो नहीं होता है। देखो अभी हम लोग पढ़े थे नॉन कैश ट्रांजेक्शन, अब है ट्रांजेक्शन नोट रिगार्डेड एज कैश फ्लो। इसमें बच्चे गलती से समझ लेते हैं कि अच्छा बैंक में पैसा जमा किए पैसा गया आउटफ्लो, नहीं बच्चे, ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। चाहे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के एक कंपोनेंट को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, कैश बैंक में जमा करेंगे या बैंक से कैश विड्रॉ करेंगे, इसमें ना ही कैश का इनफ्लो हुआ ना ही आउटफ्लो हुआ, बिकॉज दिस इज द कंपोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चेंजेस नहीं हुआ, इसलिए ना इनफ्लो ना आउटफ्लो। चलिए देखिए, ट्रांजेक्शन which are movement between the components of cash and cash equivalent are not cash flow statement, it result
in reduction in one component of cash and cash equivalent and increase in another component। कह रहा है ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के एक कंपोनेंट को दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें कैश फ्लो का फ्लो नहीं हो रहा है, नो फ्लो। ठीक है, जैसे एग्जांपल, कैश एंड चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, परचेज एंड सेल ऑफ शॉर्ट टर्म और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, दीज ट्रांजेक्शन आर नॉट शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं करते हैं क्योंकि ये कैश फ्लो के एक कंपोनेंट को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिए, चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको फटाफट नोट करिए। डन हो गया? ओके, चलिए अब आगे हम आते हैं। अब है हमारा क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश इक्विवेलेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चे समझिएगा, आपको जो अभी तक मैं पढ़ाया हूं, अभी उसी के बेसिस पे आपको ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना है कि ये ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग में जाएगा कि इन्वेस्टिंग में जाएगा कि फाइनेंसिंग में जाएगा। चाहो तो आप थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो। आपको जो ये टेबल हम पढ़ाए थे ना, अभी जो हम ये पढ़ाए थे, ये क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और ये फाइनेंसिंग, ये जो पढ़ाए थे, आप चाहो तो इसका हेल्प लेके हमें बताओगे कि ऑपरेटिंग में जाएगा कि इन्वेस्टिंग में जाएगा कि फाइनेंसिंग में जाएगा। ठीक है, उसी के बेसिस से बता सकते हो कि ये इनफ्लो होगा क्या आउटफ्लो होगा। लेकिन आपको मैं ऐसे पढ़ाया हूं कि आपको इसका हेल्प लेने की भी नीड नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कहीं पड़े तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आज पहला क्लास है, पहले क्लास में आप हेल्प ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बन जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब क्वेश्चन करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम लोग? बिजनेस के एक्टिविटीज को क्लासिफाई करना है हमको, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना है कि ये ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग में जाएगा कि इन्वेस्टिंग में जाएगा कि फाइनेंसिंग में जाएगा कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। ठीक है, चलिए करेंगे और बहुत अच्छे से समझने की भी कोशिश करिएगा, हम समझाएंगे भी। नोट बाद में करिएगा, जब लिखने के लिए कहेंगे तब, पहले समझिएगा। ठीक ना? ओके, चलो बच्चे देखो, समझना बच्चे। ठीक है, कैश हमें बस करना है कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा कि इन्वेस्टिंग में कि फाइनेंसिंग में। ठीक है, कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। कैश सेल, कैश सेल का मतलब क्या होता है? किसी भी बिजनेस का मेन रूटीन वर्क, ये बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हमें इनफ्लो आउटफ्लो नहीं बताना है इसमें, बस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना है कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा कि इन्वेस्टिंग में कि फाइनेंसिंग में। देख लो, मैं बताया भी था आपको कि कैश सेल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाता है। देखो यहां पे लिखे थे ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश सेल लिखे थे ना। अभी हम आपसे इनफ्लो आउटफ्लो नहीं पूछ रहे हैं, चाहे इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो हो। यदि वो ऑपरेटिंग में है तो आप ऑपरेटिंग लिखिए, यदि वो इन्वेस्टिंग है तो इन्वेस्टिंग, यदि वो फाइनेंसिंग है तो फाइनेंसिंग। आपको मैंने बताया था, बनाते वक्त ध्यान रखना, रूटीन वर्क ऑपरेटिंग, असेट्स खरीदना बेचना, नॉन करेंट एसेट्स नॉन करेंट एसेट्स इन्वेस्टिंग में, लोन और शेयर होल्डर्स फंड फाइनेंसिंग में, यही ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी हम आपको हेल्प कर देंगे। चलिए, तो कैश सेल ऑपरेटिंग में आ गया। इसके बाद है कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, डेटर से पैसा मिला, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा, क्योंकि बच्चे डेटर से पैसा मिलेगा ना, ये रूटीन वर्क होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर है परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग परचेज किए। बताओ बच्चे, बिल्डिंग परचेज किस में जाएगा? बिल्डिंग परचेज किए, ये नॉन करेंट असेट्स परचेज कर रहे हो। नॉन करेंट असेट्स किस में बताए थे? ऑपरेटिंग की, इन्वेस्टिंग की, फाइनेंसिंग, बताइए। तो बिल्डिंग परचेज इन्वेस्टिंग में जाएगा, तो लिखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट है सेल ऑफ बिल्डिंग, ये भी जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप सब में एक्टिविटीज लगा देना, बस हम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग लिख दे रहे हैं, आप सब में एक्टिविटीज लगा लेना। ठीक ना? इशू ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर इशू किए, ये किस में जाएगा? फाइनेंसिंग। शेयर इशू करना फाइनेंसिंग में जाएगा। ठीक है, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, ध्यान रखो, फाइनेंसिंग बताए थे ना बायबैक, ध्यान दो इधर। देखो जब हम फाइनेंसिंग बताए थे तो फाइनेंसिंग में देखो, फाइनेंसिंग में था ना पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, फाइनेंसिंग में। समझ में आ गया कैसे हम क्लासिफाई कर रहे हैं ना? तो चलिए करिए, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, ये फाइनेंसिंग में जाएगा।
इशू भी फाइनेंसिंग में, बायबैक भी फाइनेंसिंग में, चाहे आ रहा है चाहे जा रहा है फाइनेंसिंग में। डिविडेंड पेड, याद रखना बच्चे, डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग में था और डिविडेंड पेड जो होता है ये फाइनेंसिंग में जाता है, क्योंकि हम शेयर इशू किए थे, इशू करना फाइनेंसिंग में था, तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस जो पे करेंगे वो भी फाइनेंसिंग में जाएगा। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डिविडेंड पेड, ठीक है। और ये डिविडेंड पेड वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड पेड जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिविडेंड पेड इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पूछा गया है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर और लॉन्ग टर्म लोन बाय, दो ऑप्शन है इसमें, एक मतलब दो पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक फाइनेंस कंपनी और एक नॉन फाइनेंस कंपनी। देखो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर फाइनेंस कंपनी के लिए ये चला जाएगा किस एक्टिविटीज में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। फाइनेंस कंपनी बैंक का मेन काम होता है इंटरेस्ट पे करना, और नॉन फाइनेंस के लिए चला जाएगा, नॉन फाइनेंस के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। देखो बैंक के लिए, बैंक का मेन काम है लोगों को इंटरेस्ट पे करना, तो बैंक के लिए इंटरेस्ट पेड फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग में, और नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए फाइनेंसिंग में। अगर नहीं पूछता कि फाइनेंस है कि नॉन फाइनेंस तो हम सोचेंगे नॉन फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जब बोल देगा फाइनेंस तो फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। नेक्स्ट है कैश परचेजेज, मतलब गुड्स परचेज इन कैश, तो गुड्स कैश में परचेज करेंगे किस में जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। नेक्स्ट है कैश पेड टू ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल को कैश पे किए, ये किस में जाएगा, ट्रेड पेबल को कैश पे करेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किए, ये किस में जाएगा, तो ये फाइनेंसिंग में जाएगा। आपको क्रॉस चेक करना है तो कर सकते हो। देखो डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किए, तो देखो था ना, पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, है ना फाइनेंसिंग में, बताओ है ना जी। ऐसे ही हम क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है, ओके। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर ये फाइनेंसिंग में जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, चलिए ये आप नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, हो गया, डन, ओके। आगे इसी का आगे का पार्ट, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट है रीपेमेंट। अच्छा अभी कहोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, इसमें से कोई एक या दो कंपोनेंट पूछेगा, मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक ना। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से एक दो कंपोनेंट आएगा। अभी आपका शुरुआती क्लास है, अभी सीखो, ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करना सीखो, ठीक ना, कि ये आइटम कहाँ किसका पार्ट है, ये किसका पार्ट है, ये किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, डिटेल में भी सीखो। इसमें से कोई एक दो कंपोनेंट आपको दे देगा एग्जाम में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पेमेंट ऑफ, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन रीपे किए, बताओ बच्चे लॉन्ग टर्म लोन रीपे करेंगे किस में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा। नेक्स्ट क्या है ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस बिजनेस का रूटीन वर्क होता है, और मैंने समझाया था रूटीन वर्क से रिलेटेड एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा, रूटीन वर्क से रिलेटेड एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी आपको आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ये भी आएगा ऑपरेटिंग में, आप एक्टिविटीज लगा लेना, ठीक ना। परचेज ऑफ गुडविल, ये बताओ बच्चे गुडविल परचेज किए, तो कहोगे सर गुडविल परचेज जो होता है गुडविल असेट्स होता है, और ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। सेल ऑफ पेटेंट ये भी इन्वेस्टिंग में जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, नॉन करेंट एसेट्स है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट परचेज किए तो इन्वेस्टिंग में जाएगा। नेक्स्ट है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय फाइनेंस कंपनी, नॉन फाइनेंस कंपनी, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है। इन्वेस्टमेंट सेल किए तो फाइनेंस कंपनी का मेन वर्क होता है, फाइनेंस कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट सेल जो था वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में था, और नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो कर सकते हैं। देखो फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग, नॉन फाइनेंस के लिए इन्वेस्टिंग, चेक करो। देखो देखो यहां पे देखो, ये फाइनेंस कंपनी के लिए लिखवाए थे, फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग लिखा है ना,
प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज, यही तो है कि सेल ऑफ नॉन इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग और नॉन फाइनेंस के लिए ये इन्वेस्टिंग में जाएगा। देखो नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग में, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन कैन इन्वेस्टमेंट, समझ गए बात ना। तो ये तो नॉन फाइनेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग और फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग, फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग। देखो ये फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग में है, ठीक है, ओके। आप अगर आपको जो क्लासिफिकेशन का चार्ट मैंने बनाया है उसको 2-4 बार देख लोगे तो कैश फ्लो इजी लगेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कमीशन एंड रॉयल्टी रिसीव। तो कमीशन और रॉयल्टी रिसीव करना किस में आएगा, ये रूटीन वर्क होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ध्यान रखना, रूटीन वर्क ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट बाय फाइनेंस कंपनी, नॉन फाइनेंस कंपनी। तो बच्चे इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव किए, तो फाइनेंस कंपनी के लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा, किस में जाएगा, ऑपरेटिंग में, और नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए चला जाएगा इन्वेस्टिंग में, नेक्स्ट डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर्स बाय फाइनेंस कंपनी, अगर डिविडेंड रिसीव करेगी फाइनेंस कंपनी तो डिविडेंड रिसीव फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग, और नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट है रेंट पेड बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाता है, क्योंकि किसी बिजनेस का रूटीन वर्क होता है रेंट पेड ऑपरेटिंग। प्लीज नोट इट, इसको नोट कर लो बच्चे, हो गया। तो आपको एक क्वेश्चन मैंने करवाया जिसमें कि आपको मैंने क्लासिफिकेशन कहा बिजनेस एक्टिविटीज को, ठीक है। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट रहा और ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट रहा, हो गया। चलिए अब दूसरा एक और क्वेश्चन करते हैं, नहीं अभी इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, चलो इसको कंप्लीट कर ले पहले, तब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। रेंट रिसीव इफ कंपनीज मेन बिजनेस इज प्रॉपर्टी, अगर कंपनी का मेन बिजनेस प्रॉपर्टी का है तो रेंट रिसीव किस में जाएगा, ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। यदि कंपनी का मेन काम है बिल्डिंग किराए पे लगाना तो उसका रूटीन वर्क हो गया, और यदि कंपनी का दूसरा कोई बिजनेस है तब रेंट रिसीव होगा, तब चला जाएगा उसके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। नेक्स्ट है इनकम टैक्स पेड जो है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा, इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और इनकम टैक्स रिफंड ये भी आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। नेक्स्ट है बैंक बैलेंस। देखो बैंक बैलेंस ना ऑपरेटिंग में जाएगा, ना इन्वेस्टिंग में जाएगा, ना फाइनेंसिंग में जाएगा। बैंक बैलेंस किस में जाएगा, ये जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक ये किस में जाएगा, ये भी जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म और मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये भी किस में जाएगा, ये भी जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसको भी नोट कर लीजिए बच्चे, इसको नोट कर लीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन जो था वो था फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना, हो गया, डन, ओके। तो मैंने इस तरह से एक क्वेश्चन करवाया जिसमें आपको बिजनेस एक्टिविटीज को मैंने क्लासिफाई करने को कहा। क्वेश्चन की शुरुआत यहां से हुआ, ये नेक्स्ट पेज था और ये नेक्स्ट, ये एक क्वेश्चन करवाया जिसके माध्यम से हम क्लासिफिकेशन किए। इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, इसमें से कोई एक या दो कंपोनेंट, कोई भी एक या दो कंपोनेंट पूछा जाएगा 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, लेकिन ये आपको हेल्प करेगा फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाने में। क्लासिफिकेशन सीखोगे तभी ना फुल फ्लेज क्वेश्चन में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई कर पाएंगे। जब आपको क्लासिफिकेशन ही नहीं आएगा तो फुल फ्लेज क्वेश्चन कैसे बना पाएंगे, पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए ये पहला क्लास जो है थोड़ा सा आपका लेंथ ज़्यादा रहेगा क्लास का, ठीक ना, लेक्चर का जो लेंथ है ज़्यादा है, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपको है क्लासिफाई द
फॉलोइंग एक्टिविटीज इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज और नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज। बच्चे ये जो ट्रांजेक्शन हम दिए हैं इनको आपको क्लासिफाई करना है कि फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज के ये किस कैटेगरी में जाएगा, ऑपरेटिंग की, इन्वेस्टिंग की, नॉन की फाइनेंसिंग, और नॉन फाइनेंशियल के लिए, फाइनेंशियल मतलब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नॉन फाइनेंशियल मतलब अदर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए वन बाय वन क्लासिफाई करते हैं। देखिए पहला है परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, दूसरे कंपनी का सिक्योरिटीज परचेज करना। फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज के लिए दूसरे कंपनी का सिक्योरिटीज परचेज करना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाता है। मैं बस ऑपरेटिंग लिख दे रहा हूं, आप एक्टिविटीज लगा लेना, ठीक ना। और फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए किस में जाएगा, नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए सिक्योरिटीज परचेज करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है ब्रोकरेज पेड फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। अगर सिक्योरिटीज के लिए ब्रोकरेज पे किए तो बच्चे, अगर सिक्योरिटीज के लिए ब्रोकरेज पे करेंगे तो फाइनेंसिंग कंपनी के लिए तो वो ऑपरेटिंग में ही रहेगा, और नॉन फाइनेंसिंग के लिए इन्वेस्टिंग में रहेगा। नेक्स्ट है सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, कंपनी का सिक्योरिटीज सेल करना, तो फाइनेंसिंग कंपनी के लिए सिक्योरिटीज का सेल करना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और नॉन फाइनेंसिंग के लिए इन्वेस्टिंग में। लोन्स एंड एडवांस मेड, तो फाइनेंशियल कंपनी के लिए लोन देना ऑपरेटिंग में, बैंक लोन देता है हम लोग को, बैंक का रूटीन वर्क है, बट नॉर्मल कंपनी किसी को लोन दे तो वो इन्वेस्टिंग में जाएगा, लोन्स एंड एडवांसेस। नेक्स्ट रिसिप्ट फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांस, कोई लोन एंड एडवांस हमको रीपे करता है तो बैंक को कोई लोन वापस करेगा तो बैंक के लिए वो ऑपरेटिंग वर्क है, अदर कंपनी के लिए वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव ऑन सिक्योरिटीज, अगर सिक्योरिटीज पे हमको इंटरेस्ट रिसीव होता है तो हमने दूसरे कंपनी में पैसा लगाया था, उन सिक्योरिटीज पे, डिवेंचर्स वगैरह पे हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा तो बैंक के लिए वो मेन काम है, ऑपरेटिंग में जाएगा, और अदर बिजनेस के लिए वो इन्वेस्टिंग में जाएगा, ठीक है। डिविडेंड रिसीव ऑन सिक्योरिटीज, अगर हम दूसरे कंपनी के सिक्योरिटीज में पैसा लगाए हैं शेयर्स वगैरह में और उस पर डिविडेंड मिलेगा तो बैंक का मेन काम है, बैंक के लिए ऑपरेटिंग में जाएगा, और अदर बिजनेस से किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, अगर हम बोरोइंग पे इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, बोरोइंग पे इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, तो बैंक के लिए इंटरेस्ट पेड जो होगा वो ऑपरेटिंग में जाएगा, और हम लोग के लिए इंटरेस्ट पेड किस में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा, क्योंकि हम लोग लोन लेते हैं तो फाइनेंसिंग में जाता है। डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स, देख लेना ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड पेड, ये लास्ट के जो 4 सेंटेंस लिखा है मैंने, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट के 4 सेंटेंस जो लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिविडेंड पेड, ध्यान रखना, डिविडेंड पेड सबके लिए फाइनेंसिंग होगा, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज हो, चाहे नॉन फाइनेंशियल हो, डिविडेंड पेड सबके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा। डिविडेंड पेड सबके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा, ठीक है। ओके, इंटरेस्ट रिसीव फाइनेंशियल के लिए ऑपरेटिंग, हम लोग के लिए इन्वेस्टिंग, डिविडेंड रिसीव फाइनेंशियल के लिए ऑपरेटिंग, हम लोग के लिए इन्वेस्टिंग, इंटरेस्ट पेड फाइनेंशियल के लिए ऑपरेटिंग, हम लोग के लिए फाइनेंसिंग, और डिविडेंड पेड सबके लिए फाइनेंसिंग, ठीक ना। ये 4 सेंटेंस बच्चे बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ये 4 सेंटेंस बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चारों अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, ठीक ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया, डन हो गया बच्चे, नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज बिलोंगिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश इक्विवेलेंट। हमें फिर वही क्वेश्चन कि हमें गिवन ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करना है ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में और फाइनेंसिंग में। चलिए क्लासिफाई करते हैं, बहुत मजा आ रहा है ना। चलिए, क्योंकि ये क्लासिफाई करेंगे तभी सीखेंगे, अदरवाइज नहीं सीख पाएंगे आप। चलिए, लिखा है कैश परचेज ऑफ गुड्स। बच्चे गुड्स कैश में परचेज किए, ये आपके बिजनेस का रूटीन वर्क है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। किस में जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। एक्टिविटीज आप लगा दीजिएगा, ठीक है, सब में। परचेज ऑफ शेयर, हम शेयर परचेज करेंगे, इशू ऑफ शेयर नहीं है, ध्यान रखना है, इशू ऑफ शेयर नहीं है, परचेज ऑफ शेयर है। हम शेयर खरीदे, मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टिंग में। और वही इशू ऑफ शेयर किस में जाएगा? फाइनेंसिंग में। आपको है परचेज ऑफ शेयर, ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। नेक्स्ट है पेटेंट परचेज, ये भी आपको जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। नेक्स्ट है कैश रिसीव अगेंस्ट सर्विसेज रेंडर्ड, हम सर्विस दिए, उससे रिलेटेड हमको पैसा मिला, ये हमारा रूटीन वर्क है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। ठीक है। कैश पेड अगेंस्ट सर्विसेज टेकन, हम किसी सर्विस लिए, उसको कैश पे किए, ये हमारा रूटीन वर्क है, ये ऑपरेटिंग में जाएगा। नेक्स्ट है सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बेचना हमारा इन्वेस्टिंग का पार्ट है, क्योंकि हम आपको समझाए थे कि असेट्स बेचना खरीदना इन्वेस्टिंग में। ठीक है, इसको नोट करिए, फटाफट नोट करिए। हो गया? डन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मतलब इसी का रिमेनिंग पार्ट होगा। हाँ, इसी का रिमेनिंग पार्ट है। देखिए, इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, हम बिल्डिंग बेचे, उस पे गेन हुआ, उससे रिलेटेड इनकम टैक्स, तो ये इन्वेस्टिंग में जाएगा। अगर नॉर्मली इनकम टैक्स मिलता, मतलब पे करते, तो ऑपरेटिंग में जाता है, बट हमको बिल्डिंग पे गेन हुआ, उससे रिलेटेड इनकम टैक्स इन्वेस्टिंग का पार्ट हुआ। डिविडेंड पेड किस में आता है बच्चे? डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में आएगा। कुछ नहीं बोलेगा तो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना, ठीक ना। और वैसे भी डिविडेंड पेड सबके लिए फाइनेंसिंग ही होता है। बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट जो होगा, ये आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ये तीनों में से किसी एक्टिविटीज में नहीं जाएगा, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। बैलेंस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये भी आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेक्स्ट, डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस डिक्रीज किया, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट किस में जाता है बच्चे? फाइनेंसिंग में। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट पे करेंगे, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट इट। हो गया? डन? ओके। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बच्चे आपको पूछ रहा है, बताइए इनमें से किस ट्रांजैक्शन से कैश का इनफ्लो हो रहा है, किस से आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो बताना है कि इस, अगर आपको देखना है जिस ट्रांजैक्शन से पैसा आए वो इनफ्लो, और जिससे जाए वो आउटफ्लो, और जिससे ना ही आए ना ही जाए नो फ्लो। क्लियर? चलिए देखते हैं किस ट्रांजैक्शन से पैसा आ रहा है, किससे जा रहा है, इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो। चलिए देखिए, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, अगर हमने इन्वेंट्री, आपको कैश पे ध्यान देना है, इन्वेंट्री पे मत देना, असेट्स पे मत देना, लोन पे मत देना। आपको कैश के बारे में सोचना है कि पैसा आया तो इनफ्लो, पैसा गया तो आउटफ्लो, ना ही आया ना ही गया नो फ्लो। क्लियर? चलिए देखिए, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, अगर हम इन्वेंट्री कैश में खरीदे, पैसा गया है तो दिस इज आउटफ्लो। नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स उधार में खरीदे, कैसे खरीदे? उधार में, क्रेडिट में खरीदे, तो जब उधार में खरीदे तो ना ही आया ना ही गया नो फ्लो।
नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख फॉर 95,000 फॉर कैश। 1 लाख का गुड्स 95,000 में थर्ड वन इज सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख फॉर 95,000 फॉर कैश। 1 लाख का गुड्स 95,000 में बेचा, तो कैश में तो पैसा तो आया ना जी, लॉस नहीं देखना है, पैसा तो आया ना, कितना आएगा 95,000 से कैश आएगा, तो इनफ्लो। आपको बस इनफ्लो आउटफ्लो बताना है, तो इनफ्लो। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स उधार में बेचे, तो उधार में बेचे तो नो फ्लो। नेक्स्ट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स बाय इशू ऑफ शेयर। हमने फिक्स एसेट्स परचेज किया, बट कैसे? बाय इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करके। तो किसी से हमने एसेट्स खरीदा और उसको अपने कंपनी का शेयर दे दिए, तो कैश का कोई मूवमेंट हुआ? कहोगे नहीं सर, दिस इज नो फ्लो, दिस इज नो फ्लो, ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो गया। नेक्स्ट, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, बुक वैल्यू 5 लाख एट अ लॉस ऑफ 10%। 5 लाख का जिस असेट्स का दाम था उसको 10% के लॉस में बेचे, मतलब कि 50 शेयर के लॉस में बेचे, 450 में बेचे, तो पैसा आया कि गया? कहोगे सर सेल किए तो पैसा आया, इनफ्लो। हमको बस इनफ्लो आउटफ्लो बताना है, इनफ्लो। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 36,000 अलाउड डिस्काउंट 4,000। ट्रेड रिसीवेबल से कैश मिला 36,000 और डिस्काउंट दिए, तो जितना से कैश मिला, कैश रिसीव जितना से किए ट्रेड रिसीवेबल से 36,000, तो 36,000 का क्या हुआ? इनफ्लो, पैसा आया। नेक्स्ट, कैश पे टू ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल को कैश पे किए, पैसा गया, दिस इज आउटफ्लो। नेक्स्ट, शेयर इशूड फॉर कैश, शेयर कैश में इशू किए, पैसा आया, दिस इज इनफ्लो। प्लीज नोट इट, इसको जल्दी से नोट करिए। तो हो गया क्लियर? नेक्स्ट, हो गया, नोट कर लिए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद का, इसी क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर, ओपन मार्केट से अपना शेयर बाईबैक कर लिए, तो पैसा क्या हुआ? आया कि गया? कहोगे सर बाईबैक करेंगे तो पैसा जाएगा, दिस इज आउटफ्लो, दिस इज आउटफ्लो। इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, बोनस शेयर इशू किया। आपको ध्यान रखना चाहिए कि बोनस शेयर इशू करते हैं, इसका मतलब कि रिजर्व में से शेयर इशू कर दिए, तो रिजर्व घटा, शेयर कैपिटल बढ़ा, कैश का कोई मूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि शेयर कैश में नहीं इशू कर रहे, बोनस शेयर रिजर्व में से इशू करते हैं, तो नो फ्लो। राइटिंग ऑफ बैड डेप्ट अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, बैड डेप्ट को राइट ऑफ किए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट से, तो यहां पे भी नो फ्लो। डिविडेंड प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर, तो करंट ईयर का जो डिविडेंड प्रपोज किया जाएगा ना, उसका पेमेंट अगले साल होगा, तो यहां पे नो फ्लो। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो इसका पेमेंट करना होता है, दैट इज आउटफ्लो। इंटरिम डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड में क्या अंतर होता है? इंटरिम डिविडेंड हम लोग क्या कहते हैं, सेशन में कभी भी डिक्लेयर करके पे कर सकते हैं, और प्रपोज डिविडेंड जब हम डिविडेंड सेशन के एंड में जब प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा, उसका पेमेंट अगले साल होता है, इसलिए प्रपोज डिविडेंड में कैश का फ्लो नहीं हुआ है और इंटरिम डिविडेंड में आउटफ्लो हुआ है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश बैंक में जमा किए, इसमें भी क्या होगा? नो फ्लो, क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इसमें भी नो फ्लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज परचेज किए, यहां भी नो फ्लो, बिकॉज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट एट पार, पार में बेचे, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कोई चेंजेस नहीं हुआ, नो फ्लो। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट घट गया, मतलब कि हम लाइबिलिटीज का पेमेंट किए, लाइबिलिटीज का पेमेंट किए तो पैसा गया हमारा, आउटफ्लो। नेक्स्ट, इंक्रीज इन कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट बढ़ा, मतलब कि लोन लिए हैं, लोन लिए हैं तो पैसा आया है, इनफ्लो। चलिए नोट करिए, तो इसको नोट करिए तो बच्चे जल्दी से, नोट करिए जल्दी से।
हो गया? हो गया? चलिए ये क्वेश्चन नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप खुद से करिए, तो जल्दी से पहले आप करिए, देन हम बताएंगे। एक क्वेश्चन सेम ऐसा ही आप जल्दी से करो 1 मिनट के अंदर। हो गया? चलिए क्या लिखा है क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड रिजल्ट इन इनफ्लो एंड आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश। किस ट्रांजेक्शन से पैसा आ रहा है, इनफ्लो किससे जा रहा है, आउटफ्लो, और किस में कैश में कोई चेंजेस नहीं है, दैट इज नो फ्लो। चलिए ध्यान दीजिएगा। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर 10 लाख एट 3% डिस्काउंट। 3 इशू ऑफ डिवेंचर फॉर 10 लाख, 10 लाख का डिवेंचर 3% के डिस्काउंट में इशू किए कैश में, तो पैसा आया है, पैसा आया है, इनफ्लो। इशू ऑफ डिवेंचर टू द वेंडर फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी यहां पे होगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चे। फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, बताइए। यहां मशीनरी गलती से लिखा गया, ठीक है। ठीक है बच्चे, चलो बताओ। तो कहोगे सर हमने डिवेंचर इशू किया वेंडर को जिससे मशीन खरीदे थे, तो इससे क्या होगा, नो फ्लो। फिर परचेज ऑफ ओन डिवेंचर, अपना मार्केट से अपना खुद का डिवेंचर परचेज कर लिए, पैसा गया, आउटफ्लो। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर्स का पैसा वापस कर दिए, आउटफ्लो। फिर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर, डिवेंचर्स का को कन्वर्ट कर दिए इक्विटी शेयर में, तो इससे कैश का क्या फ्लो होगा, नो फ्लो, ना ही आया ना ही गया। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे किए, पैसा गया, आउटफ्लो। प्लीज नोट इट, इतना नोट करो जल्दी से। हो गया? ओके नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट आपको है कि परचेज ऑफ पेटेंट, पेटेंट परचेज किए, पैसा गया, आउटफ्लो। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रीसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, पैसा ना ही आएगा ना ही जाएगा, नो फ्लो। ओल्ड फर्नीचर रिटन ऑफ, पुराना फर्नीचर राइट ऑफ कर दिए, तो इसमें भी नो फ्लो। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ प्रीवियस मंथ, पिछले महीने का आउटस्टैंडिंग रेंट पे कर दिए, तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू प्रॉफिट, नो फ्लो। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, जो ही डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे पे करना पड़ेगा, पैसा जाएगा, आउटफ्लो। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पे करेंगे, पैसा जाएगा, आउटफ्लो। प्लीज नोट इट, प्लीज नोट इट। हो गया? चलिए, तो इस तरह से बच्चे, इस तरह से मैंने आपको कैश फ्लो का बेसिक कॉन्सेप्ट जो था कि ट्रांजैक्शन को ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में और फाइनेंसिंग में क्लासिफाई करने को, ये मैंने कैश फ्लो में आपको बता दिया। और जो कुछ भी आज के क्लास में हम आपको बताए हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है।
जो कुछ भी बताए हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। यदि आप सिस्टमेटिकली उसको नोट किए हैं तो ठीक है, और यदि नहीं किए हैं नोट सिस्टमेटिकली तो आप उनको नोट कर सकते हो। ठीक है, आज क्लास का ये सब टॉपिक था, ये फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नोट करते चलिए, अगर नहीं नोट किए नोट करते चलिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, बेनिफिट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल कंपनी के लिए क्या ऑपरेटिंग में जाएगा, नॉन कैश ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज कैश फ्लो। फिर उसके बाद ये है कि क्वेश्चन यहां से था, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का रिमेनिंग पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का रिमेनिंग पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन एंड द फिफ्थ का रिमेनिंग पार्ट। ये मैंने आपको आज की क्लास में बताया। अब आपका कैश फ्लो का जो बेसिक था वो मैंने आपको कवर किया। अब आपके पास जो भी बुक है उसके एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन शुरुआत के आप बनाओगे। ट्रांजैक्शन से कैश का इनफ्लो हुआ है कि आउटफ्लो की नो फ्लो, और ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग में जाएगा कि इन्वेस्टिंग में जाएगा कि फाइनेंसिंग में जाएगा, आपसे बन जाएगा। ठीक है, समझ बात ना। इसके बाद ऐसे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आपको ऑनलाइन तो सब कुछ समझ में आता है, और आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी कोर्स में, चाहे वो 11th एंड 12th कॉमर्स का कोर्स हो, चाहे CUET में बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस हो, BBA हो, या बीकॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर हो, या CA या CS का फाउंडेशन कोर्स हो, किसी भी कोर्सेस में आप अपने आप को इनरोल करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लीजिए हमें। हमारा नंबर है 8676080858 या 7743045542 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं, या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर, हमारा ऑफलाइन सेंटर का नाम है गुडविल एडुकेयर, जो वाराणसी में लंका पे हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है। लंका पे कहाँ पे, तो B30/74 रविदास गेट के पास, बिसाइड लंका थाना वाराणसी, लंका थाना के जस्ट बगल में रविदास गेट के पास गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। जिनको भी ज्वाइन करना है जल्दी से हमारे ऑफलाइन सेंटर में आइए और अपने आपको फेस टू फेस क्लास में जुड़ के अपने कॉन्सेप्ट को और बूस्टअप करिए। यदि आप हमारा पेड कोर्स चाहते हो तो प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे हमारा पेड कोर्सेस अवेलेबल है, वहां से आप पेड कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। यदि आप फ्री वीडियो चाहते हैं तो गुडविल एडुकेयर का यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में सर्च करिएगा गुडविल एडुकेयर का, आपको कोर्सेज मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही बच्चे अगर आपने आज के वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करिए जिससे कि उन तक भी कॉमर्स से रिलेटेड कंटेंट पहुंच सके, और कैश फ्लो कॉन्सेप्ट में, कैश फ्लो का जो स्टेटमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें वो कॉन्फिडेंस गेन कर सके और क्रेडिट आपको दे सके कि आपने सजेस्ट किया। ठीक है, तो आपका प्यार और सपोर्ट के से ही चैनल ग्रो कर रहा है, तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और लेक्चर को शेयर करना ना भूले। थैंक यू बच्चे, विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लास, एंड नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक आपको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।